प्रिय मित्रों, आज मैं एक बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह पर जो आज हमारे समाज के सामने खड़ा है, उस पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। वो विषय है होमोसेक्सुअलिटी या समलैंगिकता का। व्यक्ति का जब प्रादुर्भाव इस धरती पर हुआ, इस ब्रह्मांड पे हुआ, इस कॉस्मोस पे हुआ, तो उसकी एग्जिस्टेंस का, उसके व्यवहार का, उसके आचरण का, उसके जीवन का एक एक आदत और जो उसका स्वभाव था, उसका कारण था। मुख्यतः जीवन क्यों है, ये तो किसी के समझ में नहीं आया। बहुत दार्शनिक विषय है। सारे धर्म और सारे पुरुषों व्यक्तियों के, मानव जाति के लोगों के अपने अपने दृष्टिकोण से इसको देखने के तरीके हैं। उनकी अपनी धारणाएं हैं, अपनी मान्यताएं हैं इसके प्रति। लेकिन वैज्ञानिक रूप से हम कहें तो व्यक्ति का स्वभाव जो प्राकृतिक रूप से है, जो उसका स्वभाव प्राकृतिक देन है, उसके हर स्वभाव के पीछे, उसके हर व्यवहार के पीछे, उसके हर विचार के पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई व्यवस्था है। और यह व्यवस्था बिल्कुल नेचुरल और प्राकृतिक नियमों के अनुसार है। हमारा सबसे बड़ी जो इंस्टिंक्ट है, उसमें अगर ऊपर स्थान पे देखें तो वो पहली शायद प्रोपोगेशन आएगी। किसी भी जीव और निर्जीव का इस सृष्टि में प्रोपोगेशन पहला आधार है, क्योंकि उनके बिना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैंने कहा जीव और निर्जीव, बिल्कुल सही। निर्जीव भी चीज़ें जिनको हम निर्जीव समझते हैं या जिनको अचल समझते हैं या जिनको हम ये मान के चलते हैं कि वो जिनमें जीवन नहीं है। हालांकि हमारे भारतीय संस्कृति में इसको जीवन रहित कभी नहीं माना गया, किसी चीज़ को भी जीवन रहित नहीं माना गया। हमने जड़ और चेतन का कहा है कि कुछ जीव ऐसा है जो जड़ है और दूसरों में चेतना है। ये चेतनशील जीव जो है उसका एक पर्पज है। अचेतनशील जो जीव है, अचेतनशील जो अवस्था है, उसका भी इस ब्रह्मांड में एक पर्पज है। दोनों के पर्पज एक ही हैं। ये हमें निश्चित रूप से समझने की आवश्यकता है। तो मैंने कहा पहला उसका स्वभाव प्रोपगेशन जो सब में है। जो स्थूल चीज़ें हैं, अचेतन चीज़ें हैं, वो भी अपने को अपने अपने को बनाए रखने के लिए उनको भी प्रकृति ने अपने गुण दिए हैं, जिससे कि वो नष्ट न हों और वो प्रोपेगेट हो। कोई ऐसा तत्व नहीं है जो दूसरे से तत्व से मिलने पर किसी तरह की प्रक्रिया नहीं करता हो और अपना अस्तित्व जमाए रखने के लिए वो कोई नए साल्ट या नए कॉम्बिनेशन के रूप में प्रकट नहीं होता हो। वो सब आपस में इस तरह से एक्ट करते हैं, आपस में इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि उनका रूप बदल जाता है, लेकिन अस्तित्व खत्म नहीं होता। उसी तरह व्यक्ति भी, इंसान भी अपनी सत्ता को बनाए के रखने के लिए प्रोपगेशन में विश्वास करता है। और ये प्रोपगेशन नेचर का पहला उसका इंस्टिंक्ट है। सो पहला इंस्टिंक्ट हमारा हुआ प्रोपगेशन, जो पूरी सृष्टि का इंस्टिंक्ट है। सृष्टि खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती, दोबारा से रीजनरेट होती है, फिर दोबारा से प्रोपगेट करती है। सो प्रोपगेशन, उसी तरह प्रोपगेशन ऑफ लाइफ जो है वो एक
सनातन सत्य है, सनातन नियम है, वो सब में प्रकट है। चाहे पेड़ हो, चाहे बेल हो, चाहे इंसान हो, चाहे पशु हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, तो सभी अपना प्रोपगेशन करने में व्यस्त है। इंसान में वह प्रोपगेशन करने के लिए उन्होंने एक औरत और इंसान बनाए, जिनमें अलग अलग अंग थे, और दोनों के अंगों से मिलने के बाद में जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है मेल से फीमेल में, और फीमेल की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनर्जी है ओवम के रूप में, ओवम और स्पर्म मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं, और मदर्स वूम में वो परिपक्व होता है, और लाइफ और इंसान की जाति चलती रहती है। यह एक सनातन सत्य है। उसके लिए कुछ प्रकृति ने नियम बनाए हैं, और उन नियमों में एक सेक्सुअल बिहेवियर है, क्योंकि यूनियन ऑफ बोथ हाफ्स, दोनों हाफ का, स्त्री और पुरुष, एक दोनों आधे माने गए हैं, दोनों मिलकर के पूर्णता की पैदा करते हैं। इसीलिए ईश्वर भाषा का वो श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, ओम पूर्णमदः पूर्णमदाय। सो वो उसका कहने का अर्थ, और उसका अर्थ एक ही है कि प्रोपोगेशन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक बीज से पूरी सृष्टि को उस पेड़ से आच्छादित किया जा सकता है। ये सब हमारी प्रकृति है। एक पुरुष, एक नारी और नर से इसी पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ऐसा बहुत से धर्मों का भी मानना है। और वैसे भी सही लगता है कि शुरू में एक साथ शायद इतने व्यक्ति पैदा नहीं हुए हों, पॉपुलेशन बहुत कम थी, और फिर उनका मल्टीप्लिकेशन होते होते हम इतने सारे इस सृष्टि पे आए हैं। उसके लिए कुछ सनातन नियम हैं, और उन नियमों के अंतर्गत ही ह्यूमन का सेक्सुअल बिहेवियर सेटल हुआ, बनाया गया, जिसमें मनोगेमी पहला फैक्टर था। और इंसान ने अपनी समझ से इस प्रोपेगेशन को ठीक से चलाने के लिए एक व्यवस्था बनाई, जिसमें उन्होंने मनोगेमी यानी कि एक पुरुष और एक औरत आपस में एक दूसरे से फेथफुल होकर के और प्रजनन करेंगे। उसके बहुत वैज्ञानिक फ़ायदे हैं। बहुत सी बीमारियों से बचना ही नहीं, बल्कि इस तरह से एक बहुत अच्छी नस्ल इंसान की बनती है। और इंसान में दूसरा गुण जो है ममता, एम्पैथी, प्यार, स्नेह, ये सब जो उसकी प्रकृति है, ये दूसरा प्रोपोगेशन के बाद में सेकंड आता है एम्पैथी, प्यार, ममता, स्नेह जो है। इसका भी, इसके बिना इंसान नहीं जीवित रह सकता। ये उसका सेकंड इंस्टिंक्ट है। इस इंस्टिंक्ट को ध्यान रखते हुए भी जो मोनोगेमी जो है, यानी कि एक पति एक पत्नी का जो कॉन्सेप्ट है, यानी औरत के साथ संबंध का जो कॉन्सेप्ट है, वो श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि इसके बहुत अधिक एडवांटेजेस हैं। हर प्राणी अपने बच्चों को प्यार करता है उसी तरह से, क्योंकि इमोशंस हैं वो लोअर, दूसरे प्राणियों में लोअर स्टेट्स में है, पर इंसान में यह एम्पैथी का जो इमोशन है ये बहुत ज़्यादा विकसित है, बहुत ज़्यादा विकसित है। और उसके लिए उसकी खुद की तमन्नाओं को, एम्पैथी को फुलफ़िल करने के लिए उसको अपना बच्चा चाहिए। इसलिए उसको एक फेथफुल औरत की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके बच्चे पैदा करें, जो उसको डिवोटेड हो, जो उसको डेडिकेटेड हो। इक्वली ये आदमी उस औरत को या उस फीमेल को डेडिकेटेड हो, उसके प्रति फेथफुल हो, तभी उससे एक परिवार की रचना होती है। इस परिवार की रचना के बाद ही एक गांव बनता है। 2-3 परिवार एक साथ मिलकर एक गांव बनाते हैं, फिर टाउन बनते हैं, शहर बनते हैं, मेट्रोपोलिस बनती हैं, कंट्रीज़ बनती हैं, नेशंस बनते हैं, और सारी तरह की चीज़ें क्रिएट होती हैं। इसका आधार है प्योरिटी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मेल एंड फीमेल। सो ये एक नेचुरल परंपरा हुई, एक नेचुरल रूप से समाज में ये परंपरा बनाई गई। और ये एक ही समाज में नहीं बनी, हर समाज में इस परंपरा को जन्म दिया। जो भी विकसित समाज थे, मैं विकास की बात कर रहा हूँ,
क्योंकि हमारे विकास, जीव का विकास प्रक्रिया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। लोअर एनिमल्स में अपने तरह का स्वभाव है, उससे ऊपर के एनिमल्स में अलग स्वभाव है, और पूर्णतः स्वभाव की जो 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 एक प्रकटीकरण है वो इंसान में है, वो आदमी में है, वो मानव में है। तो मानव का अपने स्वभावगत वह एक फेथफुल पार्टनर चाहता है, जिससे कि वो अपनी जाति को, जाति मीन्स मानव जाति को प्रोपेगेट कर सके एकदम सही रूप से, गलत रूप से नहीं। उसमें किसी तरह की विषमता नहीं है, उसमें किसी तरह से कहीं और से इंटरफेरेंस न हो। यह एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो सब इवन लोअर एनिमल्स में भी ये रहता है, लोअर एनिमल्स में भी रहता है। वो नहीं चाहते कि उसके परिवार में किसी और दूसरे का जीन आकर के मिक्स हो और उसके बच्चों को वो पाले। तो ये प्योरिटी ऑफ रिलेशनशिप जो है ये बहुत नेचुरल है, और ये सभी मानव जाति में बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसीलिए तो हर जाति में, हर इसमें धर्म में प्राय कुछ धर्मों को छोड़ करके ये समान रूप से माना गया कि एक पत्नी और एक पति एक दूसरे को फेथफुल रहेंगे। क्रिश्चियनिटी में यही कसम खाई जाती है, और हिंदुओं में तो खैर 7 जन्मों तक की कसम खाई जाती है। 7 जन्मों की नहीं, हिंदू तो मान के चलता है कि इसी से मेरा होना था, यही मेरी पत्नी है, यही मेरी अर्धांगिनी है, यही मेरी सहचारणी है। बस बहुत तरह के उसको रूप दिए गए पत्नी को या वाइफ को, जो भी आपके हैं। लेकिन जो वेस्टर्न समाज है वो भी कम नहीं था, उनकी भी धारणाएं और प्रतिधारणाएं इस चीज़ के प्रति आज से 70 साल पहले बिल्कुल अलग थी। अब कालांतर में, समय में जाकर के, अब ये तो ही नॉर्मल की बात है। तो नॉर्मल बातों में मैंने आपको क्या बताया कि इंसान में 3 बहुत बड़े इंस्टिंक्ट हैं। पहला इंस्टिंक्ट मैंने बताया प्रोपोगेशन, दूसरा इमोशंस और एम्पैथी जिसे हम कहते हैं, ममता, प्यार, स्नेह, ठीक है, गुस्सा, ये सब इमोशंस हैं आपके। दूसरी प्रवृत्ति है आपकी एम्पैथी और इमोशंस। तीसरी जो प्रवृत्ति, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो जस्टिस। हर आदमी जस्टिस चाहता है, और ये जस्टिस का हिस्सा है कि वो अपनी पत्नी से अपने बच्चे को पैदा किया हुआ देखना चाहता है, वो अपनी पत्नी को फेथफुल देखना चाहता है, और पत्नी उस अपने हस्बैंड को फेथफुल देखना चाहती है। यानी कि ये जस्टिस दोनों तरफ है। सो तीसरी जो डिमांड जो मनुष्य की रहती है, या जो एक इंस्टिंक्ट उसमें है, रादर से एनिमल इंस्टिंक्ट एनिमल्स में भी है, वो बिल्कुल चाहते हैं कि जब उनको पहचान होती है, अपने एक पति पत्नी होने का एहसान होता है, तब एकदम एक दूसरे की वो फेथफुलनेस चाहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उनकी एक सीजनल या एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही उनमें ये प्रोपोगेशन का सेंस आता है। इंसान की तरह उसमें प्रोपोगेशन का ज्ञान हर समय नहीं रहता। वो जब पर्टिकुलर पीरियड आता है, पर्टिकुलर मौसम आता है, पर्टिकुलर जब हार्मोन्स उनके बॉडी से सीक्रेट होते हैं, तभी तक उनमें इस तरह का इमोशन प्रोपोगेशन का आता है। तो टेम्परेरी इमोशन है वो, परमानेंट इमोशंस नहीं है। तो इसलिए वो उस टेम्परेरी पीरियड के लिए वो बिल्कुल मोनोगेमस होते हैं। कोई भी एनिमल अब आप ले लीजिएगा, उस पर्टिकुलर पीरियड में जब वो सृष्टि की रचना या अपने जैसे दूसरे एनिमल की रचना करने में व्यस्त होता है, वो बिल्कुल मोनोगेमस होता है। वो कभी भी उसको पॉलीगेमस नहीं होता, कोई भी एनिमल नहीं होता। ये प्रकृति में। इसी तरह इंसान भी प्रकृति के स्वभाव से मोनोगेमस है। कुछ ऐसे एनिमल हैं जो बिल्कुल मोनोगेमस होते हैं, जैसे बहुत से पक्षी हैं, वो एक ही, या बहुत से जानवर भी हैं जो एक ही फीमेल के साथ में, फीमेल एक ही मेल के साथ में जीवन भर अपना सफ़र तय करती हैं। तो ऐसे इंस्टिंक्ट भी इसके एग्जाम्पल नेचर में बहुत भरे पड़े हैं। और बाकी हर एनिमल का तो मैंने बताया कि अपने उस सीजन में, जन्म सृष्टि के दिमाग में, बाकी तो उसकी विस्मृति हो जाती है, उसको भूल जाता है, वो नहीं रहता उस दुनिया में, प्रोपोगेशन की जो डिजायर से ख़त्म हो जाती है उसके अंदर, तो इसलिए उसकी विस्मृति हो जाती है, भूल जाता है वो। फिर लेकिन जब नए सिरे से नेक्स्ट ईयर
या कुछ जानवर 2 साल के बाद, जब भी उनका जैसा भी उनका प्रकृति का नियम है, उस हिसाब से जब भी वो इच्छा होती है उनकी, जब भी वो डिजायर प्रोपोगेशन की आती है, तो वो मोनोगेमस रहते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और कुछ एनिमल्स स्वभाव से जीवन भर के लिए मोनोगेमस होते हैं। बहुत से ऐसे पक्षी और एनिमल्स देखे गए हैं जो बिल्कुल मोनोगेमस होते हैं। इंसान का जहाँ सवाल है, वो भी अपेक्षित रूप से, प्रकृति से अपेक्षित रूप में वो मोनोगेमस है। अपनी वाइफ के लिए वो फेथफुल है और वाइफ उसके लिए फेथफुल है। तभी उसकी जो सृजना है, जो उसका प्रोपोगेशन है, बहुत अच्छा और प्रकृति के साथ के नियमों के हिसाब से होगा। इन नियमों को अगर हम तोड़ते हैं तो हम पारिवारिक व्यवस्था को और प्रोपोगेशन के नियमों को तोड़ रहे हैं। तो उसका कभी भी जो प्रोडक्ट है वो कभी नॉर्मल नहीं होगा। उसका प्रभाव समाज पे, उसका प्रभाव व्यवस्था पे कभी नॉर्मल नहीं रहेगा। वो अपभ्रंशित हो जाएगा और अपभ्रंश की तरह ही नज़र भी आएगा और समाज की व्यवस्था में वो कभी भी तालमेल नहीं बैठा पाएगा। इसीलिए हर समाज पे ऐसे व्यक्तियों को जो आउट ऑफ वेडलॉक होते थे, उनको बहुत ही अजीबोगरीब नज़र से देखा जाता था और उनको समाज में वो स्तर नहीं मिलता था जो दूसरों को मिलना चाहिए। तो ये एक सिद्धांत की बात हुई, एक प्रकृति के नियम की बात हुई। अब हम आते हैं कि प्रोपोगेशन की जो क्रिया है वो क्या है। प्रोपोगेशन की क्रिया की नॉर्मल क्रिया ये है कि जो आपके सेक्सुअल बिहेवियर है वो सिर्फ प्रोपोगेशन के लिए यूज़ किया जाए, नॉट फॉर प्लेजर या ना किसी और चीज़ के लिए। यह चीज़ प्राकृतिक रूप से मानव के मन में थी। इसीलिए तो हर सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद में एक पीरियड ऐसा आता है जिस पीरियड को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स पीरियड, या उसको कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त उसकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। ये 2 घंटे के पीरियड भी हो सकता है, घंटे भर का भी हो सकता है, 5 भी 10 मिनट, डिपेंड, ये एनिमल की प्रवृत्ति और व्यक्ति की खुद प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है। पर तुरंत उसके बाद एक पीरियड ऐसा आता है जहाँ पे इस प्रवृत्ति से वो दूर हटने के सोचता है। ये प्रकृति उसको याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारा ये एक्ट प्लेजर के लिए नहीं है। इट इज़ नॉट ए प्लेजर, इट इज़ ए वन वे ऑफ प्रोपगेशन। तो ये बात समझने की है। अब आते हैं हम इससे कि इन सब के इंस्टिंक्ट्स के रहते हुए एक और स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट इंसान के मन में रहता है, वो है इंस्टिंक्ट ऑफ डेथ। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जब तक उसकी मानसिकता नॉर्मल है कि वो नहीं जानता हो कि उसे मरना है। वो यहाँ टेम्प्रेरी टाइम के लिए आया है, वो टेम्प्रेरी पीरियड के लिए वीज़ा लेके आया है और उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसे कहा भी मृत्यु लोक गया है, तो मृत्यु निश्चित है उसकी, सब कुछ तय है उसका। उसने एक पीरियड में स्टे करना है और उस स्टे के लिए दुनिया से कन्फ्लिक्ट न हो, मन में कन्फ्लिक्ट न हो, समाज में कन्फ्लिक्ट न हो, परिवार में कन्फ्लिक्ट न हो, अपने चारों तरफ व्यवस्था से कन्फ्लिक्ट न हो। समाज बहुत से नियम, बहुत से कानून, बहुत से एथिक्स, बहुत से मॉरल प्रिंसिपल्स क्रिएट करते हैं, जिससे कि जो हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट हैं वो अगर गड़बड़ करते हैं, वो हमें उकसाते हैं, तो उनको कंट्रोल किया जाए। उनके अंतर्गत भी और प्राकृतिक रूप में तो हमने कहा ही कि भाई जो नेचुरल रिलेशनशिप है, जो प्रोपगेशन के लिए, सेक्सुअल एक्टिविटीज ओनली मेंट फॉर प्रोपगेशन, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, प्रोपगेशन। अब उन अंगों का अगर आप किसी और पर्पज के लिए उपयोग करते हैं तो वह बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, वो अननेचुरल है, वो प्रकृति के विपरीत है। इसलिए जो लोग समलैंगिकता या होमोसेक्सुअलिटी में एंगेज होते हैं, या तो वो मानसिक रूप से विकृत हैं या जेनेटिक रूप से विकृत हैं और निश्चित रूप से सामाजिक व्यवस्था के वो अगेंस्ट चल रहे हैं, बिकॉज प्रकृति के नियम के अगेंस्ट में चल रहे हैं।
प्रकृति का नियम है प्रोपोगेशन। उस प्रोपोगेशन के लिए उसने मेल और फीमेल को अलग अलग अंग दिए हैं, और जिनके यूनियन से ये इंसान क्रिएट होता है, या बहुत से एनिमल्स में एनिमल्स क्रिएट होते हैं। तो ये एक नॉर्मल व्यवस्था हुई। तो इससे जो एबनॉर्मल अलग कोई भी है व्यवहार, वो प्राकृतिक है। वो समाज में समस्याएं क्रिएट करेगा, वो समाज में कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा, वो समाज के अंदर नई नई बीमारियां लाएगा। कहते हैं HIV लाने वाला पहला पर्सन होमोसेक्सुअल था, और ये होमोसेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है आज भी। तो तरह तरह की चीज़ें वो लेकर के आएगा, क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है। ये या तो उसके परिस्थितियों के कारण है, तीन कारण मुझे समझ में आते हैं, या परिस्थितियों के कारण है, या उसको अवेलेबिलिटी नहीं है। प्रोपोगेशन की इच्छा है पर प्रोपोगेशन के लिए उसको अवेलेबिलिटी नहीं है। और तीसरा मानसिक विकार है, जो शायद अवेलेबिलिटी नहीं मिलने के कारण उसके जीन में कुछ चेंज आता होगा समय से, और वो उसको विकृत कर देता है। तो हर दृष्टि से देखें, प्राकृतिक रूप में ये विकार है, चाहे वो मानसिक लेवल पे हो, चाहे वो जेनेटिक लेवल पे हो, चाहे वो समाज के बिहेवियर रूप में आकर के उसके या नॉन अवेलेबिलिटी के कारण हो, किसी कारण भी हो, इसको हम नॉर्मल नहीं कह सकते, इसको एक विकार कह सकते हैं, या किसी की मजबूरी कह सकते हैं, जिसको कहीं लेडीज़ कहीं अपना नारी नहीं मिल रही, तो वो इस तरह की गलत परिस्थिति में चला गया है। किसी भी ढंग से ये नॉर्मल नहीं है। तो इसलिए हम इसको नॉर्मल समाज के लिए, जहाँ कानूनी व्यवस्था है, यहाँ पे एथिकल व्यवस्था है, जहाँ पे मॉरल प्रिंसिपल्स है, इसको किसी भी तरीके से सही नहीं ठहरा सकते। इसकी एग्जिस्टेंस होना एक अलग बात है। वो तो चोरी भी है, तो चोरी को हम लीगलाइज नहीं कर सकते, डाका है उसको हम लीगलाइज नहीं कर सकते, रेप है उसको लीगलाइज नहीं कर सकते। आज दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ रेप नहीं होता हो, ऐसी दुनिया कोई कंट्री नहीं है जहाँ चोरी नहीं होती हो, ऐसी है कोई कंट्री नहीं है जहाँ मर्डर नहीं होते हो। तो हम ये नहीं लॉ में कर सकते कि ये सब नॉर्मल है, क्योंकि ये मात्र होते हैं। तो मात्र होने से, और हम उस पर कंट्रोल नहीं पा सकते, उसके कारण किसी को हम किसी भी एक्शन को लीगल या इलीगल डिक्लेयर नहीं कर सकते। पर निश्चित रूप से जो समलैंगिकता है, होमोसेक्सुअलिटी है, ये उसी तरह का क्राइम है जैसे चोरी करना, जैसे किसी को चोट पहुंचाना, या किसी को मर्डर करना, या किसी सामाजिक व्यवस्था का ध्वंस करना, उसको भी हम बराबर क्राइम मानते हैं। तो ये क्रिमिनल एक्ट, इसीलिए पहले जितने कानून थे दुनिया के, सब में इसको क्रिमिनल एक्ट माना गया, कि ये नेचुरल वे में नहीं है। इट इज़ नॉट ए नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये ह्यूमन के नेचुरल जो बिहेवियर है उसके साथ ये के साथ नहीं चलता है। ये किसी भी तरह से नेचुरल व्यवस्था नहीं है। और इसको सोशल सैंक्शन देने का मतलब ये है कि हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। एबनॉर्मलिटीज तो रहेंगे ही, लोग चोरी करेंगे ही करेंगे, लोग डाके डालेंगे, मर्डर होंगे ही होंगे, रेप होंगे ही होंगे। और जितने तरह के आप लॉ के वायलेशंस देखते हैं, या सामाजिक व्यवस्थाओं के वायलेशन देखते हैं, वो तो होंगे ही, हर समाज में होते हैं। इसलिए तो इतनी कानून की आवश्यकता है, जजेस की आवश्यकता है, लॉयर्स की आवश्यकता है, एक पूरा पैरेलल एक सेटअप है समाज में हर जगह। तो उन सब की जरूरत, और हर स्थिति पे ये रहा है, तो वो रहेंगे। मात्र इसकी एग्जिस्टेंस होने से, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं किन्हीं भी कारणों से, जो हमने कारण बताया, ये जस्टिफाई नहीं करता कि इसको हम कानूनी जमा पहना दें, इसको एक्सेप्ट कर लें। फिर तो चोरी को भी करो, फिर तो रेप को भी करो। वो भी नॉन फैक्ट है कि बहुत से लोग बॉर्न रेपिस्ट होते हैं, बहुत से लोग साइकोपैथिक या सोशियोपैथ्स होते हैं जो मर्डर करते हैं अपनी मानसिक परिस्थिति के कारण। तो फिर तो उन सबको हमको लीगलाइज करना पड़ेगा, हमको कहना पड़ेगा साइकोपैथी भी एबनॉर्मल है, सीरियस, जितने सीरियल किलर्स हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ठीक है, पैदा ही वैसे हुए। साइकोपैथी इज ऑल्सो ए जेनेटिक डिसऑर्डर, और सेकेंडली एक्वायर्ड, और उसी तरह से पैरेलल वो है। तो फिर हम किसको गलत कहेंगे? सब चीज़ों को हम कहेंगे कि नेचुरल से तो नेचुरल है, या उस तरह से है, या इतने परसेंट लोग हैं। आज साइकोपैथी और जितने परसेंट डिसऑर्डर्स को मिला करके लोग कहते हैं 2 to 6% पॉपुलेशन जो है वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में से ग्रसित है। तो फिर हम कह देंगे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी नॉर्मल है, उनके लिए भी कानून में उनको कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए, वो कुछ भी करें, चाहे वो मर्डर करें या कुछ भी करें, है ना।
तो या रेप करें, कुछ भी करें, वो तो अपनी मानसिक परिस्थिति के कारण कर रहे हैं। तो ये जस्टिफिकेशन नहीं लगता मुझे कि मानसिक परिस्थिति से कारण कर रहे हैं। ये गलत जब भी जहाँ से भी ये शुरू हुआ उसका कारण है, वो समझने की बात एक अलग है, वो मैं कभी और बताऊँगा। लेकिन वो कारण इनफ नहीं है ये कहने के लिए कि भई होमोसेक्सुअलिटी या जिसे समलैंगिकता कहते हैं, वो एक नॉर्मल सामाजिक बिहेवियर है या इक्विवेलेंट टू जो एक हेटेरो मीन्स मेल फीमेल की रिलेशनशिप है, हेटेरो रिलेशनशिप है, उसके बराबर नॉर्मल है। और इसलिए हमें कोई उसको नहीं लेना चाहिए, उसका कोई कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहिए, ये मेरी समझ में तो नहीं आता। इसलिए मैं कहूँगा ज़रा आप भी इस विषय पे सोचिए। धन्यवाद।